नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बंगाल की ये खबर है और बंगाल की पूरी राजनीति के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी थी सयोनी घोष, वो भी अब साथ छोड़ चुकी है। वो भी अब उसी गुट के पास जा रही हैं जो गुट की पहले ही इनसे यानी कि ममता बनर्जी से अपना पिंड छुड़ाकर अलग हो चुकी है। अब उसी गुट के साथ सयोनी क्यों जा रही है? क्या सयोनी को किसी बात का डर सता रहा है? क्या सयोनी को ऐसा लग रहा है कि वो अगर इस गुट के साथ यानी कि ममता बनर्जी के साथ यानी उस पार्टी के साथ वो बनी रहती है तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है उनको एक विवादित बयान के मामले में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर क्या वजह है कि सयोनी आनन फानन में काकोली दास्तीदार जो हैं, काकोली घोष दास्तीदार, उनके पास चली गई, उनके गुट में चली गई और उनको कह रही है कि अब काकोली दीदी आप ही बचा पाएंगी। यानी कि अब सयोनी घोष को डर सताने लगा है। ये जो अभी तक बहुत बढ़ चढ़कर बोलती थी कि कोई क्या कर लेगा मेरा, अब वो सब शांत हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन इससे भी मजेदार एक और घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम क्या है कि अब ममता दीदी ये कह रही हैं कि सब जा ही रहे हो तो मैं क्या करूंगी पार्टी में, मैं पार्टी ही छोड़ देती हूं, यानी पार्टी का ही विलय करवा देती हूं। हालांकि इस खबर की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको यानी कि ममता बनर्जी को एक प्रकार से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद ऑफर किया है। और ये किस शर्त पर ऑफर किया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लीजिए और आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस की बन जाइए। यानी कि अब ममता बनर्जी की स्थिति ये हो गई है कि जिनके पास इससे पहले 207, 208 या 216 के आसपास विधायक थे और 29 सांसद लोकसभा में, बाद में एक का देहांत हो गया तो 28 सांसद और 13 सांसद आपके राज्यसभा में, और इस वो पार्टी, उस पार्टी की अध्यक्षा अब जो है इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब उनको पार्टी मर्ज करने तक की स्थिति आ रही है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सयोनी घोष जो है ये आनन फानन में काकोली दस्तीदार के पास क्यों गुहार लगाने पहुंच गई और उनको किस बात का डर सताने लगा है कि अब वो ना तो कुछ बोल रही हैं और उसी गुट में वो शामिल हो जाना चाहती हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति बच्चों का खेल नहीं है और राजनीति सिनेमा नहीं। उछले कूदे, गाए, कुछ गा दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। राजनीति आप देखिए हमेशा बहुत ही गंभीर कार्य, और चाहे वो शयानी हो या आप देख लीजिए शताब्दी राय हो और जितने भी बांग्ला कलाकार हो या महुआ मोइत्रा हो या और भी जो बॉलीवुड के भी कलाकार हैं, आप देखिए कि वो गंभीर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, सीरियस पॉलिटिक्स नहीं। सत्ता के लिए वो जुड़ते हैं और सत्ता हट जाते तो हट जाते। अब देखिए इसमें दो तीन राय, एक मैं पर्सनल बता दूं, व्यक्तिगत भी, एक पत्रकार की, एक नागरिक की एक राय। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को, बीजेपी को सयानी घोष को स्वीकार नहीं कर, चाहे कुछ हो। उन्होंने वो, उसके पिताजी का बैकग्राउंड भी यही है कि वो घोर कम्युनिस्टवादी था और वो 1-1.5 किलो सोने का चेन पहन के घूमता था। वो अपने जमाने का तोलेबाज था वो भी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी में था। और जादवपुर जहां से ये जीती है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को नहीं पता होगा, जैसे जेएनयू कम्युनिस्ट का गढ़ है,
उसने तो तो जादवपुर जादवपुर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी भी कम्युनिस्ट का गढ़, और ऐसा हम्म। कम्युनिस्ट में बोलने में मुझे आपत्ति है, मेरे होंठ कांपते हैं। ये हम्म। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में गाय काटते थे हम्म। और उसको टांगते थे और फिर पका के खाते थे, केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट। और इसे हम्म। ये जादवपुर से ही जीती हुई है। और हम्म। इसीलिए इसने महादेव पर जो विवादित पोस्ट डाला था, हम्म। वो कोई सनातनी भूल नहीं। हम्म। भाजपा आए जाए, कांग्रेस आए जाए, उससे मतलब नहीं है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहे। लेकिन तो मेरा लेकिन ये संजीव जी, व्यक्तिगत लेकिन एक संजीव जी, एक एक ये एक मिनट बस ये सयानी घोष कह रही है, ये सयानी घोष कह रही है कि वो उस वक्त, यानी ये 2015 की घटना है, और उस वक्त वो मात्र 22 साल की थी। उस वक्त उनको इस बात के बारे में कोई समझ नहीं था कि वो क्या डाल रही हैं, क्या लिख रही हैं, क्या बोल रही हैं। और इस बात की जानकारी जब उनको 2021 में हुई, तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि 6 साल के बाद जब वो 28 साल की हुई और राजनीति में आ गई, तब उनको इस बात का आभास हुआ कि नहीं, वो गलत कर चुकी हैं? नहीं, पहली बात यह है कि 18 साल में मैच्योर हो जाता है, इतना समझ हो जाता है। दूसरी बात है कि परिवार के संस्कार क्या है। हम्म। 22 साल तो बहुत उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र है। हम्म। लेकिन क्या वो 22 साल में उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि क्या हम्म। किसी की धर्म, मैं ये कहता हूं यही तरह की बात उन्होंने दूसरे धर्म के लिए क्यों नहीं कही, किसी मजहब के लिए क्यों नहीं कही, किसी दीन के लिए क्यों नहीं कही। हम्म। ठीक है, मान लिया कि वो नादान थी, लेकिन हम्म। नादानी केवल सनातन के लिए थी, महादेव के लिए थी, हम्म। हमारे भोलेनाथ के लिए थी, या दूसरे मजहबों के लिए थी। दूसरे मजहबों के लिए तो उनका गाना था, नैन हम्म। में मदीना और दिल में काबा, जो भी है, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम्म। आप, और कोई हिंदू भी अगर किसी दूसरे धर्म का अपमान करेगा तो वो भी गलत हम्म। है। आप भावनाओं को ठेस मत पहुंचाए। हम्म। भावनाएं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है इसका। देखिए, इसका मैं वो करता हूं कि देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैंने अपना हम्म। व्यक्तिगत राय बता दिया। अब हम्म। एक जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है हमारे देश का, उसके हिसाब से मैं अपना राय रख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी, हो सकता है मैं सही भी। देखिए, हम्म। जब कश्मीर में धारा 370 हटाना था, तो हम्म। महबूबा मुफ्ती से भी बीजेपी ने अलायंस किया, और बिल्कुल। उस समय घोर विरोध हुआ था इसका। और आज भी हम्म। संजय राउत ये बोलते हैं कि आपने तो पीडीपी जैसे कट्टरपंथी पार्टी तक से जो सेपरेटिज्म की बात करती है, उससे आपने हाथ मिला लिया। हम्म। लेकिन उस हाथ मिलाने का के बाद का नतीजा क्या हुआ वो देखना है। वो धारा 370 हटा, 35A हटा, और आज हम्म। कश्मीर में तिरंगा लहराया जाता है, लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाता है। और हम्म। पाकिस्तान ने जो गुलाम कश्मीर अपने कब्जे में जबरन रखा हुआ है, वहां देखिए क्या हालत। तो हम्म। परिणाम, जो बड़े नेता होते हैं, जो हम्म। नेतृत्व करते हैं देश का, पार्टी का, वो व्यक्ति या घटना नहीं देखते, वो अंतिम हम्म। उद्देश्य देखते हैं। और अगर हम्म। अंतिम उद्देश्य यूसीसी को लागू करने के लिए पर्याप्त नंबर में सांसदों की संख्या चाहिए, या परिसीमन के लिए आपको पर्याप्त संख्या चाहिए सांसदों की, और हम्म। महिलाओं के आरक्षण के लिए आपको पर्याप्त संख्या चाहिए, और हम्म। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पर्याप्त सांसदों की संख्या चाहिए, तो मैं मानूंगा कि ये ठीक है। एक गलत व्यक्ति से भी अगर आप सही काम करवा लेते हैं, उसके उससे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम्म। राजनीति में इसको जीत ही मानी जाती है। मैंने दोनों पक्ष इस लिहाज से वर्णन कर। जी। हम्म। अब संजीव जी, हम अपने इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आते हैं, और दूसरा सेगमेंट मेरा ये है कि आज, यानी कि जब वो पहुंची थी ममता बनर्जी इंडी अलायंस की, या इंडिया अलायंस के बैठक में, उसके बाद ये तेजी से और ये घटनाक्रम बदला। और जब राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई, तो उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है, इनके तरफ से एक ऑफर दिया गया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को यह ऑफर दिया गया कि आपके पास तो अब कुछ रहा नहीं, अब आपके पास ना सांसदों की संख्या ज्यादा है,
विधायक भी नहीं है, ना के बराबर ही है, उनको ना के बराबर ही माना जाए अगर 5 7 8 विधायक आपके पास है भी तो आप क्या कीजिए कि अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए कांग्रेस में और आपको हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। क्या आपको लगता है कि इसको ममता बनर्जी मान लेंगी? और ये अगर मान लेती है तो ये क्या राहुल गांधी ने उसका बदला ले लिया जो उनके पिताजी के साथ हुआ था, या फिर जो कांग्रेस की पार्टी को तोड़कर ममता बनर्जी अलग गई थी? देखिए, कांग्रेस ने जहर का प्याला दे दिया है। हम्म। अब ममता बनर्जी की इच्छा है तो पी ले, लेकिन हाँ, मरने के बाद मोक्ष मिलता है। हम्म। लेकिन हो सकता है कि ममता बनर्जी को जिंदा एक एक कहते हैं लास्ट चांस मिल जाए, लास्ट लाइफ लाइन, और वो है हम्म। किसी राज्य से उनको राज्यसभा भेज। हम्म। अदरवाइज वो बंगाल में से वो राज्यसभा जा नहीं सकती, हम्म। विधान पर एमएलसी बन नहीं सकती, क्योंकि वहां विधान परिषद है विधान नहीं, परिषद है बंगाली नहीं। सिंगल सिंगल चैम्बर का की विधानसभा, यानी केवल विधानसभा है वहां। और वो हम्म। लोकसभा वहां से लड़ भी ले तो जीत नहीं सकती, और कोई हम्म। इस्तीफा देने के लिए भी तैयार नहीं है, बताइए। और अभिषेक हम्म। तो सांसद है, तो मान लीजिए हम्म। अभिषेक तो रह जाएगा। लेकिन हम्म। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है कि अब टीएमसी ऋतुपद बनर्जी वाली टीएमसी हो गई, और फिर वो वीरभद्र बोलेंगे बनर्जी। कि जब जब खुद आला कमान ही दीदी ही छोड़ के भाग गई टीएमसी को, भतीजा हम्म। ही भाग गया, घर चीज छोड़कर भाग गए ये लोग, हम्म। तो फिर ये हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? ये कांग्रेस में हम्म। गए और हमने इनसे बगावत की। तो ये हम्म। सांसदों, जितने भी इनके सांसद बगावत करेंगे या कर रहे हैं, उनको एक रैशनल आधार मिल जाएगा, एक तार्किक आधार मिल जाएगा, एक रैशनल हम्म। बेस मिल जाएगा, एक लॉजिक मिल जाएगा, एक रीजन मिल हम्म। जाएगा कि भाई तुम तो खुद भाग गए, हमें क्या कह रहे हो भगोड़ा। और इनके साथ हम्म। जाएगा कौन? दिक्कत ये है कि अगर ये कांग्रेस में जाएगी तो कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है, जो भी वहां बचे कुछ है, वो सब बीजेपी में जाए या सीपीएम में जाए। यानी कि क्यों? अगर क्यों? कांग्रेस ये सोच रही है कि ममता बनर्जी के आने से बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस भी ममता बनर्जी से ही मैदान में लड़ रही थी और उनके कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तो अब वो कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ कभी जाना नहीं चाहेंगे और वो शिफ्ट हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, आप ये कह रहे हैं? जी, एक और पक्ष जो है, जो जिस पर हम्म। कांग्रेस की नजर है, उनको लगता है कि, और कांग्रेस ने शर्त रखी है कि ये प्रस्ताव टीएमसी की तरफ से आना चाहिए। अभी तुरंत खबर आई हम्म। है कि ये प्रस्ताव विलय का, अब विलय हम्म। क्या, कुछ बचा ही नहीं, दीदी और भतीजे हैं, उठ के चले जाएंगे। अब उसमें कांग्रेस का क्या टारगेट है कि वो मुस्लिम वोटर्स को हम्म। आप अपने पाले में करने के लिए वो सीपीएम के साथ भी अलायंस कर लेंगे। हम्म। सीपीएम डायरेक्ट टीएमसी के साथ अलायंस करेगी नहीं, क्योंकि सीपीएम का इनके साथ बहुत रगड़ा है, सीपीएम के बिल्कुल। कार्यकर्ताओं को इन्होंने बहुत परेशान किया है। लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेगी सीपीएम, और ये हम्म। अलायंस में लड़ेंगे 29 का चुनाव, जिसमें ममता हम्म। बनर्जी विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और ये हम्म। लोग कम से कम मुस्लिम वोट तो ले लेंगे 30%। बिल्कुल। तो अब अच्छा, इसमें एक खतरा यह है कि हिंदू वोट पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाएगा, तो 29 में लोकसभा की सीटें 42 है वहां पर, तो कम हम्म। से कम 36-37 सीटें बीजेपी जीतेगी। भारतीय जनता और है पार्टी ना, के खाते में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी दो तरीके से। एक, जो हम्म। परिसीमन असम में हुआ, वहां देखिए पहले 25-30 या तक मुस्लिम सीटों वाली थी प्रभाव, उसको हम्म। घटा के 21-22 तक ले आई परिसीमन में। और यहां भी जो 4-5 सीटें हैं मुस्लिम प्रभाव वाली, क्योंकि देखिए मुस्लिम वहां पे नहीं, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, बहराम। जी, जी। फिर तो संजीव जी ये भी लगेगा ना कि क्योंकि वहां भी तो पोलराइज होगा, क्योंकि उधर लगेगा हिंदुओं को कि जो ये लोग मुस्लिम वोटरों को कंसोलिडेट करने के लिए सभी पार्टी एक साथ आ गई है उधर, तो इधर हिंदू भी कंसोलिडेट होकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे में आ जाएगी। तो फिर ये जो स्थिति है ये तो और भी भयावह हो जाएगी वहां पर, क्योंकि उसके बाद तो ममता बनर्जी पर वो आरोप और चस्पा हो जाएगा कि ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण सिर्फ टीएमसी के अंदर नहीं कर रही थी बल्कि वो कांग्रेस के अंदर आई,
तो वहां भी वही कर रही है, हालांकि कांग्रेस का भी इतिहास वही रहा है। नहीं, देखिए इसमें मुझे ये लग रहा है कि ममता बनर्जी का पक्ष मैं बताना चाहता हूँ। ममता बनर्जी और हम्म। उनके जो भी भतीजे हैं, सिपा सलार हैं, उनके दिमाग में ये है कि पार्टी तो चली गई है हाथ से, हम्म। ट्रेजरी ना जाए। यानी जब तक स्पीकर, लोकसभा के हम्म। स्पीकर और विधानसभा के स्पीकर कुछ तय करें, उससे हम्म। पहले पार्टी का विलय ऑफिशियली कर दिया जाए। इलेक्शन हम्म। कमीशन का सिंबल पर डिसीजन से पहले पार्टी का अगर विलय करें तो वो ट्रेजरी यानी जो कोष है पार्टी का, और वो हम्म। कोष होगा 100 करोड़ प्लस होगा कम से कम, मुझे ऐसा लगता है ऑफिशियल, हम्म। वो कम से कम टीएमसी या के जरिए कांग्रेस में आ जाए। और हम्म। कांग्रेस को ये फायदा, एक बैठे बैठे इतना ट्रेजरी मिल गया। बंगाल से उनको अभी भी क्या मिल रहा है? हम्म। हाँ, आगे चल के 4-5 लोकसभा सीटें सीपीएम और कांग्रेस मिलकर जीत सकती है नहीं, बंगाल एक में, तो एक ये खबर एक खबर और आ रही है इसी बीच में, हालांकि वो भी पुष्ट नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए कांग्रेस में विलय करने के बारे में सोच भी रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब शिकंजा कसता जा रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि अगर वो अकेली रह गई, यानी कि टीएमसी को ही बचाने में रह गई, तो उधर अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस जाएगा और फिर उनके साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं दिखेगा। इसलिए कम से कम एक कैडर बेस पार्टी कांग्रेस के पास चलो, ताकि अगर कुछ इसके बाद होता है तो फिर सभी लोग इकट्ठा होकर कम से कम ये कहने में होंगे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अभिषेक बनर्जी को फंसाया जा रहा है। नहीं, देखिए वो तो कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगी, अभिषेक बनर्जी को कुछ नहीं बचाएगी। वो हम्म। वो बचा भी नहीं पा सकते, जितने उन पर उन गंभीर आरोप है, और जितने जांच होगी तो अभिषेक के पाप के पोटली और भी हम्म। खुलेगी, और तब आप देखिएगा कि वो नहीं बचा सकते उसको। हम्म। वो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन हम्म। ममता ममता की हालत नेपोलियन वाली हो गई। जब वाटरलू का युद्ध हार गए थे नेपोलियन, वैसे नेपोलियन एक बहुत ही ऊंचे कद के पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री कमांडर थे। हम्म। लेकिन फिर भी मैं उस घटना के बारे में तुलना कर रहा हूँ, जब वाटरलू वो हार गए थे, तो हम्म। फिर उनको एक आइलैंड में भेज दिया था ब्रिटिश सरकार ने, जहां पे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो, 2-4-5 साल बाद। हम्म। तो वो पॉलिटिकल डेथ वारंट पे कांग्रेस इनसे साइन करवा रही है ममता बनर्जी। उनको लगता है कि हम्म। अभिषेक अगर कन्विक्टेड हो जाए, वैसे भी अभिषेक अनपॉपुलर है, तो अभिषेक से के पास कोई ऐसा है नहीं कि वो दे सके कांग्रेस को। अभिषेक जेल में जाएगा, ममता बनर्जी टीएमसी में चली जाती, तो ममता बनर्जी को 41% से ज्यादा वोट मिला है, वो हम्म। वोट का कुछ हिस्सा तो कांग्रेस को मिल जाएगा। कांग्रेस को अभिषेक से क्या लेना था, ममता बनर्जी से क्या लेना? इनकी हालत हम्म। वही है कि वो अपने उस डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, जैसा कि वाटरलू हारने के बाद नेपोलियन ने किया था, और उसको हम्म। द्वीप भेज दिया गया, एक आइलैंड में भेज चलिए। दिया गया था, ताकि वो हम्म। अपनी अंतिम यात्रा कर सके शांति से। हम्म। मुझे लगता संजीव है जी, कि एक ये अपने डेथ वारंट पे साइन साइन करने जैसा है। अगर वो अपनी पार्टी का विलय करती है, ऐसी स्थिति तो लालू यादव के साथ नहीं आई प्रवीण जी। कब से सत्ता से हम्म। बाहर है आरजेडी? है? बिल्कुल। अरे, उपेंद्र कुशवाहा जिसके 4 एमएलए हैं, वो बीजेपी के साथ विलय करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सोचिए। हम्म। और ये 15 साल तक हुकूमत करने वाली, इतनी बार मुख्यमंत्री रहने वाली, और 41% से ज्यादा वोट इस बार भी लेके आने वाली ममता बनर्जी पर क्या ऐसा हो गया? उनको उनका भरोसा ही टूट गया। उनको लग रहा है कि वो बंगाल में खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। अच्छा, अब संजीव जी एक आखिरी सेगमेंट की तरफ, ये तीसरा सेगमेंट है हमारे इस कार्यक्रम का, और उस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कि जो महुआ मोइत्रा हैं, वो लंदन से बैठकर ये कह रही थी कि अगर आपके अंदर स्पाइन है तो आप जो है इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, आप इस्तीफा दे करके देखिए। आप, यानी कि वो प्रोवोक कर रही थी कि अगर किन्हीं को ये लगे कि उनके एक प्रकार से छवि पर धक्का पहुंच रहा है, तो वो इस्तीफा दे दे। और अब देखिए स्थिति उसी ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुखेंदु शेखर राय ने कल इस्तीफा दिया, और आज जो है वो देखिए कि सुष्मिता देव जो है वो आज इस्तीफा दे दी। यानी कि ये जो खास करके महुआ मोइत्रा है, ये ममता बनर्जी के लिए फील्डिंग कर रही थी, या ये ममता बनर्जी को तोड़ने के लिए फील्डिंग कर रही थी?
पहले इसमें दो बातें हैं, देखिए कि हम्म। पैमाना सबके लिए बराबर होता है। शताब्दी राय ने भी हम्म। वैसे इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैमाना, एक पैमाना वो है जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और एक पैमाना वो है जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हम्म। हैं। जो महुआ मोइत्रा का ये पैमाना है, क्या यही हम्म। पैमाना बाबुल सुप्रियो के लिए था? हम्म। नहीं था। बाबुल सुप्रियो किस सिंबल से जीते थे और फिर कहां चले गए? एक बात। दूसरी बात, हम्म। अभिषेक बनर्जी जब आज 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या 4 दिन बाद कांग्रेस में अगर जाते हैं तो हम्म। क्या वो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे? क्योंकि वो तो टीएमसी के सिंबल पे जीते और कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे वो। हम्म। हम्म? तीसरी बिल्कुल। बात, राज्यसभा से जो इस्तीफा दे रहे हैं, देखिए महुआ मोइत्रा हम्म। वहां से अपनी बातें कर रहे थे, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे। ये होता है ना, हम्म। ये सब मॉरल एथिक्स ये सब दूसरों के लिए होता है। कोई भी राजनेता जो होता है वो हम्म। दूसरों पर ये पैमाने लागू करता है। अपनी पार्टी और अपने लिए पैमाना लागू करता है क्या? नहीं करता। हम्म। महुआ मोइत्रा के ही सवाल का जवाब है कि क्या अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन हम्म। करेंगे? एक सवाल के जवाब में महुआ मोइत्रा एक्सपोज हो जाएंगे। हम्म। नहीं तो ये मेरा ये सवाल था कि महुआ मोइत्रा ये बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, तो उनका बयान ये होना चाहिए कि नहीं, अभी सभी सांसद एकजुट हैं और सभी ममता बनर्जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हैं। लेकिन वो तो और प्रभोग कर रही है ना कि आप इस्तीफा देकर दिखा दो, अगर आपके अंदर स्पाइन है तो आप इस्तीफा देकर दिखा दो। तो अब इस्तीफा की झड़ी लगने लगी। तो अब जो ये इस्तीफा होने लगी तो अब तो ममता बनर्जी और कमजोर हो रही है ना। तो ये जो कमजोरी है, ये तो अब ममता बनर्जी को ये लग रहा होगा कि महुआ मोइत्रा जो है उनको कमजोर करने के लिए ही लंदन से बैठकर इस प्रकार का बयान दे रही है। नहीं, देखिए कमजोर नहीं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। हम्म। एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, वो दो तरह का। मैं वैसे अमूमन टीएमसी के नेताओं में दो तरह का फ्रस्ट्रेशन देखता हूँ। एक तो हम्म। टीएमसी के प्रति फ्रस्ट्रेशन, या चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो। दूसरा, हम्म। जो बगावत नहीं कर रहे हैं अभी तक, वो उनका बीजेपी के प्रति फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई, फिनिश हो गई। और हम्म। आप सोचिए, ये कह रही हैं, क्या ये कांग्रेस में ये भी तो जाएंगे अभिषेक के साथ? तो क्या हम्म। वो अपनी लोकसभा सीट जो शायद कृष्णानगर से वो जीती हैं, क्या वो छोड़ के हम्म। आएंगी? क्या फिर से लड़ेंगी कांग्रेस के सिंबल पर? कांग्रेस के सिंबल पर तो 5% वोट नहीं मिलना है। दो तीन मतलब 60 विधानसभा सीट जो मुस्लिम डोमिनेट है, और वो भी अगर कांग्रेस आ गई तो वहां फिर 3 मुस्लिम पार्टियां खड़ी होंगी। दो तो ऑलरेडी हैं, आईएसएफ और दूसरा आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर की, और फुरफुरा हम्म। शरीफ की आईएसएफ। तीसरी ओवैसी भी जाएंगे, क्योंकि जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां ओवैसी की अपने आप मजबूती बढ़ जाती है। बिल्कुल। जैसे सीमांचल बिहार का, वहां देखिए कैसे ओवैसी ने पूरे कांग्रेस का जनाधार खींच लिया इस बार। हम्म। अब एक 26 आखिरी विधानसभा सवाल सीटों पर। आपसे, जी। अब एक आखिरी सवाल कि अभी अभी एक खबर आई कि ममता बनर्जी हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, और वो सीट भी इस बार भी देखिए कि कहाँ सीट कौन सी चुन रही है, जो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर से लगी हुई सीट है। उस सीट पर यह चर्चा हो रही है कि वहां से एक मुस्लिम जो अभी जीते हुए हैं वो हट करके वहां पर ये चुनाव लड़ेंगी। अभी भी इनको वो बांग्लादेश प्रेम वाला जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर वाली सीट से लड़ेंगे तो वहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा होंगे और वहां वो सुरक्षित सीट इनके लिए हो जाएगा और वहां से ये जीत जाएंगी। मुझे लगता है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है। ख्वाब हम्म। देखते रहे। ममता बनर्जी उस ख्वाब से तो थोड़ा सा हकीकत में आ गई जब दिल्ली आई। मुझे लगता है हम्म। मुस्लिम के बहुमत वाली सीट में भी ये हार जाएंगे। हम्म। शौकत मुल्ला का खिलाफ कौन कर रहा था? नौशाद सिद्दीकी कर रहे। हम्म। बिल्कुल। पाल्टा में मोर देन 20% मुस्लिम है, तो 7,000 ही वोट क्यों मिला जहांगीर खान को? हम्म। और जहांगीर खान जब अरेस्ट हुआ तो कोई मुस्लिम क्यों नहीं आया उसके पक्ष में आंदोलन करने, प्रोटेस्ट करने? हम्म। ऐसा है कि मुस्लिमों को भी, अब वहां भी तो मुस्लिम पार्टी है, तो मुस्लिमों हम्म। का यह कहना है कि वो टीएमसी को देने के बजाय वो अगर किसी मुस्लिम नेता को देंगे तो वो ज्यादा काम आएगा।
वो लड़ ले एक बार। मुझे लगता है कि अब वही चीजें बची हैं, वो एक बार ममता बनर्जी करके देख ही ले। तृणमूल से अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो हाथ छाप से देख ले, पंजे से देख ले, देखते हैं पंजा कितना चलता है। देखिए वर्कर, देखिए पार्टी कैसे, कोई भी कैंडिडेट जो है वो जीत। मैं बस एक दो उदाहरण दूंगा। अगर मधेपुरा से लालू यादव हार सकते, छपरा से रोहिणी आचार्य हार सकती, छपरा सारण से वो हार गई थी, राबड़ी देवी हार गई, तो कोई सीट किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। क्यों? जिताएगा तो आपका कैडर, बूथ मैनेजमेंट कहां है आपका? बूथ मैनेजमेंट कौन जाएगा आपके बूथ? दूसरी बात है, बीजेपी खुद उन सीटों पर जीते ना जीते, ममता को हरा जरूर देगी। बिल्कुल। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।